बच्चों, मैं संजीता हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण की प्रकरण है उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास क्या होते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं और शब्द निर्माण के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसी शब्द निर्माण में से एक नया तरीका है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा भी हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं और उपसर्ग जो है ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दें। जैसे भाव है तो इसमें जब अ उपसर्ग लगाया गया तो बन जाएगा अभाव। और प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। तो चलिए पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और उपसर्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। जैसा कि सबसे पहले आप लोग संस्कृत के उपसर्ग के प्रकार को देखेंगे कि अति। और एक चीज, जो उपसर्ग होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं, मूल शब्द के तो अर्थ होते ही हैं, उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उपसर्ग और मूल शब्द में क्या, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। और उपसर्ग के अर्थ होते हैं और प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। और मूल शब्द जो होते हैं उसके तो अर्थ होते ही हैं। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग जो है, यहाँ पर नोट कीजिए, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद 3 प्रकार के हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अति है, अति का मतलब अधिक, अधि है ऊंचाई, अनु मीन्स पीछे, अभि मीन्स और, अप मीन्स बुरा, औ मीन्स अनादर, आ मीन्स तक। ठीक है, ये सभी क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। आप लोग अपनी पुस्तक से देखकर पढ़िएगा। जैसे अति उपसर्ग से आप एक शब्द बनाइए अत्यधिक। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, अत्यधिक। तो अत्यधिक को जब आप अलग करेंगे तो कैसे बनेगा? इसमें उपसर्ग क्या है? अत्य तो कुछ होता नहीं है कि आप क्या बोल दें, अत्य तो कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आधा त और आधा य दिया है, क्योंकि यह जो है इसमें अ की ध्वनि है, इसलिए आधा त आधा य मिलकर ई बना। तो इसमें हमारा उपसर्ग कौन सा है? अति। इसको हम ई में बदल देंगे तो हो जाएगा अति प्लस यहाँ अ छुपा है तो अधिक। अत्यधिक का उपसर्ग और मूल शब्द क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, मिलकर बना अत्यधिक। इस नियम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम।
इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। उपसर्ग को कुछ याद भी करना पड़ेगा। और हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अन है। अन का अर्थ होता है निषेध, जैसे अनपढ़, अन का निषेध और पढ़, पढ़ना। और अगर हम दोनों को मिलाकर एक कर दिए, अनपढ़ कर दिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बिना पढ़ा लिखा होना। और उनका मतलब एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 30 में एक कम 29, 40 में एक कम 39, 50 में एक कम 49। इस तरह से स का अर्थ होता है साथ, जैसे सपरिवार। आप सब कहीं दावत में जाते हैं तो कार्ड पर क्या लिखा होता है? सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। और कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, जैसे कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे। गैर का अर्थ होता है अभाव, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मुल्क। ब का अर्थ होता है साथ, ब दौलत, ब नाम, बाकायदा, ब इज्जत। बे का अर्थ होता है बिना, बेहिसाब, बेकाबू, बेईमान। ठीक है, इस तरह से आपके उपसर्ग हो गए। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। इनको आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदलते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। पढ़ मूल शब्द है और आई हमारा प्रत्यय है, पढ़ाई। इसी प्रकार प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? जैसे उपसर्ग के 3 भेद, वैसे प्रत्यय के भी भेद होते हैं। और कितने? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रियाओं में जोड़े जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सभी एक क्रिया है। तो इसमें अगर प्रत्यय लगते हैं तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पढ़, धन, आई, पढ़ाई। कमाऊ, भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। बहाव, दिखावट, सजावट, मुस्कुराहट, कृपालु, खटिया, रखवाला, बचत, सुनवाई। ये सभी क्या है? हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। और संस्कृत के कृत प्रत्यय भी होते हैं, जैसे पठनीय, पठ प्लस अनीय, पठनीय। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईय, राष्ट्रीय। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग को भी यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्यय को। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं। प्रत्यय के भेद 2 हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो किस में लगते हैं? वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका रहा उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसी में हम लोग देखते हैं समास को, कि समास क्या होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। किसी बड़े वाक्य को कम से कम शब्दों में कहना, संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। देखिए, समास की परिभाषा है, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास के अंतर्गत 2 पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के अंतर्गत 2 पद आते हैं। समास में देखिए 2 पद कौन कौन से आते हैं? पूर्व पद मतलब पहला पद, प्लस उत्तर पद मतलब बाद का पद। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक तीसरा नया
या सामासिक पद। जैसे एक उदाहरण देखिए, रोग मुक्त, यहाँ पर दिए रोग प्लस मुक्त। रोग पूर्व पद है और मुक्त उत्तर पद है, मिलाकर हमारा बना सामासिक पद या नया पद क्या बना, समस्त पद रोग मुक्त। और विग्रह क्या होता है, विग्रह का मतलब दोनों पदों का अलगाव। दोनों पदों को जब हम अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव, नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए सभी लोग। समास के भेद, समास के भेद कितने होते हैं, 6। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, और दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा आपका है बहुव्रीहि समास। अब इसकी पहचान क्या है, अव्ययी भाव की जो पहचान है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और जहाँ कहीं आपको उपसर्ग वाले शब्द दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। और इसमें एक शब्द 2 बार भी आते हैं, जैसे रातों रात दिनों दिन। इसका नोट कर लीजिए, इसकी पहचान क्या है, उपसर्ग आए और एक शब्द बार बार आए, जैसे रातों रात, दिनों दिन, प्रतिदिन। और तत्पुरुष समास की जो पहचान है, इसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो भी कारक चिन्ह है, ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, जिसको उपमेय और उपमान भी बोलते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास में पहचान क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आते हैं इस तरह से, और विलोम शब्द आते हैं, और पूरक शब्द आते हैं। ये सभी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास की पहचान है, अगर कहीं आपको पर्यायवाची शब्द दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यह बहुव्रीहि समास है। बस यही ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसे आप सब अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।